Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10th science subject CG board chapter 3rd heat and temperature then lecture 8 and today's topic that effects of heat. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 उष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 8 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ हीट अर्थात उष्मा के प्रभाव। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। We cannot see the transfer of heat energy is our daily life, but we can at least experience as a fact. हम अपने दैनिक जीवन में उष्मीय ऊर्जा के संचरण को तो देख नहीं सकता, परंतु उष्मा के प्रभावों को अवश्य अनुभव कर सकता। ओके, तो हम इसको तो नहीं देख सकते कि जो उष्मीय ऊर्जा होता था, जो उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, परंतु हम लोग इतना ऑब्जर्व कर सकते हैं अर्थात उसको अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार से उष्मा का ट्रांसफर होता है। ओके, ऑन गिविंग हीट द टेम्परेचर ऑफ इन ऑब्जेक्ट इंक्रीज। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, उष्मा देने पर वस्तु का ताप बढ़ता है। The increase in temperature depends upon the amount of heat obtained and it leads to expansion of substances. This can also lead to change in the state of substances. अर्थात उष्मा देने पर वस्तु का जो ताप है वह बढ़ता है और जितनी अधिक उष्मा वस्तु प्राप्त करेगा उतना उसका ताप बढ़ता जाता है और उसका प्रसार भी अर्थात उसके पदार्थ में प्रसार होता है अर्थात पदार्थ की अवस्थाओं में भी परिवर्तन संभव है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिया है, पानी लिया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अब जो पानी को क्या करते हैं, हम लोग जितना ज़्यादा ताप देखेंगे इसके जो टेम्परेचर है उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा अर्थात एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा, यह स्टीम में क्या होगा, परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा अर्थात यह भाप में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जितना ज़्यादा उष्मा देंगे अर्थात उसके ताप में उतना ही वृद्धि होगा, साथ उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। ओके, फर्स्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर, ताप में वृद्धि। Have you ever thought that one iron bench gets hotter than a wooden bench when the both are kept under the sun? ओके, तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि धूप में पड़ी लोहे की बेंच लकड़ी की बेंच से अधिक गर्म क्यों हो जाता है? तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो क्या होता है, जो वुडन बेंच होता है क्या करता है, वह उष्मा को बहुत ही अल्प रूप से क्या करता है, अवशोषित करता है। परंतु जो आयरन बेंच होता है क्या होता है, उष्मा का चालक होता है जिसकी वजह से उष्मा को अधिक अवशोषित करता है। इस वजह से जो आयरन बेंच होता है क्या होता है, वह लकड़ी की बेंच अर्थात वुडन बेंच की तुलना में क्या होता है, अधिक गर्म हो जाता है। ओके, द सन नियर ए रिवर गैस वार्मर देन द रिवर वाटर। ओके, तो यहाँ पर और क्वेश्चन है, द सन नियर ए रिवर गेट्स वार्मर देन द रिवर वाटर अर्थात नदी किनारे की रेत दिन के समय में गर्म लगती है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता। क्यों? तो चलिए इसको समझने का प्रयास करता है। चूंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सैंड होता था, जो रेत होता है, इसका विशिष्ट उसमें क्या होता था, स्पेसिफिक हीट कम होता है जिसकी वजह से यह जल्द ही गर्म एवं जल्द ही ठंडा हो जाता है। ओके, परंतु जो रिवर वाटर था, जो पानी का जो विशिष्ट उष्मा था, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, वह अधिक होता है जिसकी वजह से वह देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि नदी किनारे की दिन के समय में गर्म लगता है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता है। ओके, ऑन हीटिंग अप एन ऑब्जेक्ट एट ऑब्जर्व हीट एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीज अर्थात किसी वस्तु को गर्म करने पर वो क्या करता है, उष्मा को ऑब्जर्व अर्थात अवशोषित करता है जिसकी वजह से उसका तापमान में वृद्धि होता है। ओके, ऑन कूलिंग डाउन द ऑब्जेक्ट रिलीज हीट एंड इट्स टेम्परेचर फॉल्स और ठंडे होने की स्थिति में क्या होता है, वस्तु में से उष्मा बाहर निकलता है जिसकी वजह से उसका तापमान घटता है। To equally rise the temperature of different substances of same mass, we need to provide different amounts of heat. अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थों वाले समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं को समान ताप तक गर्म करने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में उष्मा देना पड़ता है। ओके, तो कैसे, चलिए इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं।
ओके, तो ये सभी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग एक साथ क्या करते हैं जैसे कि गर्म करते हैं। ओके, तो मान लीजिए इसको क्या करते हैं हम लोग धूप में कुछ समय के लिए रखते हैं, तो क्या इसका जो टेम्परेचर है वो सभी का समान हो जाएगा क्या? नहीं, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अभी भी क्या होगा, इसका जो सभी जो कंपोनेंट्स है इसका जो टेम्परेचर है वह अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न पदार्थ अर्थात अलग अलग पदार्थ वाले समान द्रव्यमान वाले वस्तु को समान ताप पर गर्म करने के लिए अलग अलग मात्रा में ऊष्मा देना पड़ता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू ऑब्जर्व्ड एंड एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंडेंस ऑन द फॉलोइंग, अर्थात वस्तु द्वारा लिए गए और दिए गए ऊष्मा अर्थात जो क्यू होता है वह निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन से? तो चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट, ऑन द मास ऑफ सब्सटेंसेस क्यू अल्फा एम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अर्थात पहला वस्तु की द्रव्यमान पर क्यू अल्फा एम। ओके, समीकरण नंबर एक। दूसरा है ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर क्यू अल्फा डेल टी, अर्थात वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन डेल टी पर, अर्थात इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड थर्ड है ऑन द टेम्परेचर ऑफ ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, अर्थात वस्तु की पदार्थ की प्रकृति पर, प्रकृति अर्थात वो चालक है या फिर चालक है या फिर कुचालक है या फिर ऊष्मारोधी, अर्थात वो कंडक्टर अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वह इंसुलेटर सा, कंडक्टर सा या फिर पुअर कंडक्टर सा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से किसी भी जो वस्तु होता है उसका जो ले गए या फिर दिया गया ऊष्मा किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जो डी था त्रिभुज से जो साइन दिख रहा है वो क्या करता है, वो परिवर्तन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? परिवर्तन, परिवर्तन अर्थात चेंजेस को दर्शाता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल वे में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि पहला ऑन द मास ऑफ सब्सटेंसेस क्यू अल्फा, अर्थात वस्तु के द्रव्यमान एम पर, अर्थात जितना ज्यादा वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा हमको ऊष्मा देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा क्यू अल्फा डेल टी, अर्थात वस्तु के ताप में परिवर्तन पर किसी भी वस्तु को क्या करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग क्यू अर्थात ऊष्मा देंगे उतना ही ज्यादा उसके तापमान में परिवर्तन होगा। ओके। तीसरा है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, अर्थात वस्तु की पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वस्तु चालक है, कुचालक है या फिर ऊष्मारोधी है। ओके, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल वे में समझने का प्रयास करता है। इसके लिए मैंने क्या लिया है, एक गिलास पानी लिया है। ठीक इसी प्रकार से मैंने एक छोटे से क्या है कटोरे में क्या लिया है, पानी लिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कौन सा जो पानी या फिर कौन सा वस्तु का जो द्रव्यमान है वह अधिक है। तो स्वाभाविक सी बात है जो गिलास का जो पानी है क्या वजह अधिक है, किसकी तुलना में? तो ये कटोरी की तुलना में। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो गिलास के पानी का द्रव्यमान अधिक है किसकी तुलना में? इस कटोरी के पानी की तुलना में। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग दोनों जो क्या है जो सब्सटेंस था दोनों पदार्थ को क्या करता है था दोनों वस्तु को गर्म करता है, तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, हमको जो गिलास वाला जो पदार्थ का जो पानी है इसको हमको अधिक ऊष्मा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वह अधिक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ऑन द मास ऑफ सब्सटेंसेस क्यू अल्फा, अर्थात वस्तु के द्रव्यमान पर। ओके, दूसरा आता है वस्तु के ताप में परिवर्तन डेल टी पर, अर्थात किसी भी वस्तु में क्या करेंगे जितना ज्यादा हम लोग इसका ऊष्मा देंगे इसके तापमान में परिवर्तन होगा। मान लीजिए इसको हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस क्या दे रहे हैं, हीट अर्थात ऊष्मा दे रहे हैं, और इसको 50 दे रहे हैं। 50 के पश्चात इसको 60 भी देते हैं, 70 भी देते हैं, 80 भी देते हैं, 90 और 100 तक देते हैं। ओके, तो जैसे जैसे इसके तापमान में क्या होगा और क्या होगा परिवर्तन होगा, तो वैसे वैसे क्या होगा इसके जैसे जैसे इसके हीट में परिवर्तन होगा वैसे वैसे इसके टेम्परेचर था तापमान में भी परिवर्तन होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं किसी भी वस्तु में क्या करेंगे जितना ज्यादा हीट देंगे उसके तापमान में भी उतना ही परिवर्तन होगा। तीसरा है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, अर्थात वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वह इंसुलेटर था, पुअर कंडक्टर था या फिर कंडक्टर था, अर्थात वह ऊष्मारोधी पदार्थ है, कुचालक है या फिर चालक है। क्यों? क्योंकि जो चालक पदार्थ होता है वह ऊष्मा को क्या करता है, उस स्थिति में क्या होगा वो ऊष्मा को जल्दी ऑब्जर्व करता है। जैसे कि जो वाटर क्या होता है ऊष्मा का चालक होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो वस्तु के द्वारा ली गई एवं दी गई उसमें क्या है निम्न 3 लिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन से? तो पहला ऑन द मास ऑफ सब्सटेंसेस क्यू अल्फा एम, सेकंड ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर क्यू अल्फा डेल टी, एंड थर्ड इज ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, हेंस अतः
Q alpha m डॉलर डेल टी, तो Q इक्वल m एस डॉलर डेल टी, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पर एज क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। When age is a proportionally constant and its value depends upon the nature of the substances। ओके, तो यहाँ पर एज क्या है, तो एज क्या है, यहाँ पर एक समानुपातिक नियतांक अर्थात प्रोपोर्शनली कंस्टेंट है। ओके, जिसका मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब वस्तु की प्रकृति चालक है, कुचालक है या फिर ऊष्मारोधी है। ओके, this is known as the specific heat or specific heat capacity of the material। इसी वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट अथवा विशिष्ट ऊष्मा धारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इज इक्वल क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से लिख सकते हैं इज इक्वल क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। अब ये किस प्रकार से रहा, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एम और डेल्टा टी क्या होता है, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई अर्थात गुणा में। जब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह बटी में चला जाएगा अर्थात डिवाइड में चले जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को एस का वैल्यू मिलेगा क्यू डिवाइडेड बाय एम डॉट डेल्टा टी। ओके, इज अ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि जो विशिष्ट ऊष्मा का जो SI मात्रक होता है वह जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जो क्यों अर्थात जो ऊष्मा का अर्थात जो हीट का जो मात्रा क्या होता है यूनिट होता है तो वह जूल होता है, द्रव्यमान के क्या होता है किलोग्राम एवं टेम्परेचर की क्या होता है डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से आप लोग सिंपल वे में भी याद रख सकते हैं। Therefore, the specific heat capacity of any substances is the amount of heat required to raise the temperature of one unit substances by 1 degree। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं अर्थात पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता ऊष्मा की वह मात्रा होता है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके। The substances with a higher specific heat capacity take longer to heat up and to cool down। तो इस प्रकार से जिन पदार्थों की ऊष्मा अधिक होता है अर्थात विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है वह देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ओके, सिमिलरली substances with low specific heat requires less time to heat up and to cool down। तो इसी प्रकार से क्या होता है उसमें इसी प्रकार से जो कम ऊष्मा धारिता वाले पदार्थ होता है वह जल्द ही गर्म एवं जल्द ही ठंडा हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि जो रेत का जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होता था स्पेसिफिक हीट क्या होता है कम होता है, जिसकी वजह से वह जल्द ही गर्म एवं जल्द ही ठंडा हो जाता है। परंतु जो वाटर था पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट अधिक होता है जिसकी वजह से वह देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। थिंक अर्थात सोचिए, what could have happened if all substances had a same specific heat capacity? Discuss। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है यदि सभी पदार्थों की विशिष्ट ऊष्माधारिता समान होती तो क्या होता। डिस्कस अर्थात चर्चा करें। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। इसके पश्चात हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ m इक्वल 1 डेल्टा इक्वल 1 देन s इक्वल q। ओके, तो यदि हम लोग क्या है जो द्रव्यमान एवं जो टेम्परेचर है उसका वैल्यू 1 मान लेते हैं तो एच क्या होगा क्योंकि इक्वल होगा अर्थात स्पेसिफिक हीट क्या होगा क्योंकि अर्थात हीट के इक्वल होगा। कैसे, तो चलिए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो फार्मूला था क्या था एच इक्वल क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल टी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एम एवं डेल टी का वैल्यू क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एच किसके इक्वल होगा क्यों अर्थात स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल होगा तो वह है हीट के। ओके, क्वेश्चन प्रश्न फर्स्ट, कैन यू टेल व्हाई वाटर इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश अ फायर। क्या आप बता सकते हैं कि आग के चिंगारे को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव क्यों किया जाता है। नोट, ओनली व्हेन द फायर इज नॉट कॉज्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। ओके, तो इसमें ध्यान रखने की वाली ओके, तो यहाँ पर नोट क्या है अर्थात केवल तब जब आप बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण न लगे हो अर्थात जो आग क्या है बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण न लगे हो। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि आग के चिंगारों को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव क्यों किया जाता है। तो कौन सा आग, तो ऐसा आग जिसमें क्या होता है बिजली के शॉर्ट सर्किट बिजली के जो शॉर्ट सर्किट के कारण न लगे हो। ओके, तो चलिए इसका आंसर को समझते हैं। ओके, चूंकि जल की जो ऊष्माधारिता होता था जो स्पेसिफिक होता है वह अधिक होता है। जल का छिड़काव करने पर ऊष्मा बाहर निकलती है जिससे आग सरलता से बुझ जाता है। इसलिए आग के चिंगारी को बुझाने के लिए
पानी का उपयोग किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सेकेंड, if 487.5 joule of heat is applied to raise the temperature of 25 gram copper from 25 degrees Celsius to 75 degrees Celsius, then what is the specific heat of copper expressed in joule per gram degree Celsius? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि 25 ग्राम कॉपर अर्थात 25 ग्राम कॉपर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 487.4 जूल अर्थात 487.5 जूल ऊष्मा देना पड़ता है। तो कॉपर की जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा? ओके, तो इसी को हम लोगों को ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमको क्या क्या दिएगा, जैसे कि 25 ग्राम अर्थात द्रव्यमान का मान दिएगा कितना 25 ग्राम है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हीट अर्थात ऊष्मा अर्थात क्यू का मान दिया गया है 487.5 जूल। इसी प्रकार से यहाँ पर जो टेम्परेचर रहा था टी का मान दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस। 75 में क्या करेंगे हम लोग 25 को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे अर्थात घटाएंगे, तो हमको एक्चुअल जो डिग्री सेल्सियस है वह पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस क्यू इक्वल क्या होता है एम इज डॉट डेल टी। ओके, तो ये क्या है फार्मूला। सो चलिए इसका जो मान है उसको पुट करता है। ओके, तो क्यू का मान कितना दिएगा, तो 487.5 जूल इक्वल था जो द्रव्यमान का मान है 25 ग्राम गुणा इसका मान नहीं दिएगा, इसका मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ओके, तो मल्टी गुणा जो डेल टी था तापमान में परिवर्तन हमको दिया है 25 टू 75। ओके, तो इसको 75 में 25 को क्या करता है सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमको एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग 75 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। ओके, तो 487.5 जूल इक्वल 25 ग्राम गुणा से 75 में क्या करेंगे 25 को घटाएंगे तो हमको 50 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है गुणा एस। ओके, तो हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, हमको एस का वैल्यू ज्ञात करना है। इस वजह से हम लोग इसको ए को रखते हैं और बाकी को क्या करते हैं हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर 25 ग्राम एंड 50 डिग्री सेल्सियस क्या है गुणा में जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या चलेगा वह डिवाइड में चले जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वल 487.5 जूल डिवाइडेड बाय 25 ग्राम मल्टीप्लाई 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको आंसर 0.39 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।